जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारा चर्चा का विषय भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था ही रहने वाला है। हमने पिछले वाले लेक्चर में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कर दी थी, लेकिन हमने मौलिक अधिकारों को जो क्रम है वो स्टार्ट नहीं किया था। तो आज हम पहला मौलिक अधिकार कवर करेंगे, चर्चा का विषय बनाएंगे, वो है दोस्तों समानता का मौलिक अधिकार या समानता का अधिकार। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, समानता का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक उल्लेखित है, यानी कि टोटल 5 आर्टिकल के अंतर्गत ये समाहित है। आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 यानी कि टोटल 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार उल्लेखित माना जाता है। क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 14, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि विधि के समक्ष समानता, पेन चेंज कर लेते हैं, विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से राज्य किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। विधि के समान संरक्षण से। आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष या समक्ष लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देता हूँ विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता दोस्तों हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है, जबकि विधि का समान संरक्षण हमने यूएसए के संविधान से लिया है। विधि के समक्ष समानता ये एक नकारात्मक अवधारणा मानी जा सकती है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय पर आधारित नहीं है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को उनके पद पर बने रहते हुए जो उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है वो इसका अपवाद माना जा सकता है। इसके अलावा विदेशी शासक तथा राजनयिकों को जो छूट प्रदान की जाती है हमारी न्याय प्रणाली में, वो भी इसका अपवाद मानी जा सकती है। इसके अलावा संसद के सदस्यों तथा विधानमंडल के सदस्य जो अपने वक्तव्य देते हैं संसद में या विधानमंडल में, उन पर भी कोई केस दर्ज नहीं हो सकता, आपराधिक केस दर्ज नहीं हो सकता, किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया उन वक्तव्यों पर जारी नहीं हो सकती, ये भी इसका अपवाद माना जाता है। तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक धारणा है जो कि ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण की है, जबकि विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक धारणा है जो कि प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। इसके अनुसार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किया जा सकता है और ये इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को विधि का समान संरक्षण प्रदान करना है। अब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध दोस्तों सामाजिक समानता से है। अनुच्छेद 15 का संबंध सामाजिक समानता से है। अनुच्छेद 15 की धारा 1 कहती है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अनुच्छेद 15 की धारा 1 कहती है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किन किन आधारों पर भेदभाव का निषेध किया गया है? तो धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग। आर्टिकल 15 की धारा 1 कहती है दोस्तों कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में इस चीज़ की चर्चा की है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 का संबंध केवल भारतीय नागरिकों से है,
इनके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, उनका संबंध भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों पर भी वो आर्टिकल लागू होते हैं। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 विशुद्ध रूप से भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। तो इसी वजह से मैं नागरिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जबकि इससे पिछले वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में मैंने व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। वहाँ पर मैंने बोला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। जबकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस वजह से आर्टिकल 15 की धारा 2 कहती है दोस्तों कि राज्य धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक सड़कों आदि के प्रयोग से वंचित नहीं करेगा। यानी कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा। किन स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा? तो सार्वजनिक स्थलों से संबंधित भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों से संबंधित भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है इसमें। सार्वजनिक स्थलों पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 की धारा 2 करती है। आर्टिकल 15 की धारा 3 कहती है दोस्तों कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 की धारा 3 कहती है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब हम आर्टिकल 15(4) की बात करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 15(4) हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई धारा है। मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और क्या कहा गया? राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद में हम आर्टिकल 15(5) की बात करेंगे। आर्टिकल 15(5) को 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 15(5) को 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया तथा इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST को उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि राज्य ये उपबंध करेगा, राज्य ये व्यवस्था करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, एम्स आदि में भी SC/ST तथा OBC को रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा अनुच्छेद 15 की धारा 5 जोड़ी गई तथा इसके अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM, एम्स आदि में SC/ST तथा OBC आदि को रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने अनुच्छेद 14 की बात की है, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। उसके अलावा हमने सामाजिक समानता की बात करते हुए आर्टिकल 15 की बात की है। अब मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ दोस्तों आर्टिकल 16 के संबंध में। तो इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप।
अब हम आर्टिकल 16 की बात करेंगे। आर्टिकल 16 का संबंध दोस्तों सरकारी नौकरियों में आरक्षण से है। आर्टिकल 16 का संबंध दोस्तों अनुच्छेद 16 का संबंध लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता से है। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता से है। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता से है। अवसर की समानता से है। आर्टिकल 16 का संबंध लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता से है। आर्टिकल 16 की धारा 1 कहती है कि राज्य अपने अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। क्या कहती है आर्टिकल 16 की धारा 1? आर्टिकल 16 की धारा 1 कहती है राज्य अपने अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 16 की धारा 1 कहती है। आर्टिकल 16 की धारा 2 कहती है दोस्तों कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान, आर्टिकल 16 की धारा 2 कहती है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, 2 और शब्द आगे दोस्तों उद्भव तथा निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान का उल्लेख हमने आर्टिकल 15 में नहीं किया था, ये आर्टिकल 16 में ही इनका उल्लेख किया जा रहा है। धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव तथा निवास स्थान के आधार पर राज्य नियोजन के क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नियोजन या फिर सरकारी नौकरियों में राज्य धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। यह किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 16 की धारा 2 कहती है दोस्तों। आर्टिकल 16 की धारा 3 कहती है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस संबंध में कानून संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 16 की धारा 3 कहती है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे राजस्थान राज्य अगर चाहे कि यहाँ के नागरिकों को ही राजस्थान सरकार की जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनमें प्राथमिकता मिले, तो वो इस संबंध में विचार कर सकता है। लेकिन इस संबंध में कानून संसद के द्वारा निर्मित होगा और संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के तहत ही अगर ये प्रावधान लागू होता है तो निवास स्थान के आधार पर, यानी कि जो राजस्थान के लोकल रहने वाले हैं उनको यहाँ की सरकारी नौकरियों में विशेष सहायता मिल जाएगी। लेकिन इस संबंध में कानून संसद के द्वारा ही निर्मित होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा था कि निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो भेदभाव की हल्की फुल्की छूट इस आर्टिकल के द्वारा प्रदान की गई है। आर्टिकल 16(4) बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्टिकल 16(4) का संबंध सरकारी नौकरियों में SC, ST तथा OBC के आरक्षण से है। सरकारी नौकरियों में SC, ST तथा OBC के आरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 16 की धारा 4। क्या कहता है आर्टिकल 16 की धारा 4? SC, ST को दोस्तों आरक्षण, SC, ST को हमारा संविधान जब से लागू हुआ है तभी से
केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन ओबीसी को केंद्रीय सेवाओं में किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इस संबंध में 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, लेकिन उसकी सिफारिशों पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद में 1579 ईस्वी में 1500 उसके बाद में 1989 ईस्वी में कब 1989 ईस्वी में उसके बाद में 1989 ईस्वी में मंडल आयोग के नाम से एक संस्था का गठन किया जाता है, मंडल आयोग गठित किया जाता है, और मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, वीपी सिंह की सरकार केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान कर देती है। लेकिन इस आरक्षण को इंदिरा साहनीवाद में न्यायालय में चुनौती दी जाती है। न्यायालय 1992 में, उच्चतम न्यायालय 1992 में अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, लीगल है, लेकिन आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, नई पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, और आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया था, वीपी सिंह सरकार द्वारा उसको वैध, लीगल ठहराते हुए 4 टिप्पणियां भी की जाती है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए, और तथा क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम सबको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि एससी तथा एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इन पर क्रीमी लेयर की धारणा लागू नहीं होती है। एक बार इसको लिख लेते हैं हम 16 को, यानी कि ओबीसी को आरक्षण देने के संबंध में 1953 में काका कालेकर आयोग गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 1989 में मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग गठित किया गया और मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। इस आरक्षण को इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय इस आरक्षण को लीगल, वैध ठहराता है, साथ ही 4 टिप्पणियां करता है जो मैंने आपके साथ साझा कर चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम आर्टिकल 16(4)(a) की बात करना चाहेंगे। आर्टिकल 16(4)(a) ये दोस्तों 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया तथा इसमें ये प्रावधान किया गया कि एससी तथा एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यानी कि 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) का खंड ए जोड़ा गया तथा इसमें एससी तथा एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे आर्टिकल 16(4)(b) की। ये दोस्तों 81वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। सन 2000 में 81वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आर्टिकल 16 की धारा 4 में खंड बी जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि बैकलॉग की भर्ती में कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। बैकलॉग यानी कि जैसे कोई वैकेंसी निकली है, अब उसमें एससी तथा एसटी के जितने रिजर्वेशन वाली सीटें थी उतनी भरी नहीं गई है, तो उन सीटों का कोटा निर्धारित होकर अगली वाली भर्ती में उनको जोड़ा जा सकता है। यानी कि पिछली भर्ती में जो सीटें नहीं भरी गई हैं वो सीटें अगली वाली भर्ती में जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार से एससी तथा एसटी के संबंध में बैकलॉग की जो भर्तियां होती है उनमें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक
हो सकती है, ये इसमें कहा गया है। यानी बैकलॉग में बैकलॉग से संबंधित भर्तियों में 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। और इसका संबंध दोस्तों किससे? पदोन्नति में आरक्षण से, पदोन्नति में आरक्षण से। एससी तथा एसटी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, खंड ए जोड़कर, और खंड बी जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा। दोस्तों ये जो 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ और 21वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ, जिसके द्वारा ये प्रावधान किए गए थे, इनको एम नागराजन बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उस चुनौती को खारिज कर दिया जाता है तथा एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण को बहाल रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है तथा बैकलॉग की भर्ती में 50% से अधिक आरक्षण की सीमा को भी बहाल रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है। तो ये हमने बात की दोस्तों आर्टिकल 16 के संबंध में। अब हम बात करना चाह रहे हैं आर्टिकल 17 के संबंध में। आर्टिकल 16 का एक धारा रह गई, उसके संबंध में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16 की धारा 5 कहती है कि किसी धर्म या वर्ग विशेष की संस्था के प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन जरूरी नहीं कि उसी धर्म या वर्ग विशेष के व्यक्ति के द्वारा किया जाए। किसी अन्य धर्म या किसी अन्य वर्ग विशेष का व्यक्ति भी उस धर्म या वर्ग विशेष की संस्था का प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन कर सकता है जो व्यक्ति उस धर्म या वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है। यानी कि मान लो आपकी जैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई संस्था है, तो ये जरूरी नहीं कि उस संस्था का प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन मुस्लिम समाज का व्यक्ति ही करे। हिंदू धर्म का व्यक्ति भी उसका प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। या फिर ऐसे समझ लो एससी या एसटी से संबंधित कोई सी संस्था है, तो उसका प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का व्यक्ति करे, अन्य वर्ग यानी कि ओबीसी या जनरल का व्यक्ति भी उसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। और ऐसा ही जनरल ओबीसी के संबंध में भी हम कह सकते हैं, ये आर्टिकल 16(5) कहता है। अब हम आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता छुआछूत का अंत तथा आर्टिकल 18 यानी कि उपाधियों का अंत की चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इसको साफ कर देते हैं, फिर आर्टिकल 17 और 18 की चर्चा हम करते हैं। आर्टिकल 16 का संबंध दोस्तों लोक नियोजन के क्षेत्र में यानी कि नौकरियों के संबंध में अवसर की समानता से। और आपको एक और बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 16 में ही प्रतिष्ठा प्राप्ति के अवसर की समानता अंतर्निहित है। यानी कि प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, दो प्रकार की समानता का उल्लेख हमारी उद्देशिका में है, हमारी प्रस्तावना में है। अवसर की समानता तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इसी अनुच्छेद में आर्टिकल 16 में ही प्रतिष्ठा प्राप्ति की समानता का भी उल्लेख है या उसकी भावना अंतर्निहित है प्रतिष्ठा प्राप्ति की। अब हम आर्टिकल 17 की बात करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी दोस्तों छुआछूत। जब देश आजाद हुआ था तब उस समय छुआछूत या अस्पृश्यता भयंकर मात्रा में थी और संविधान निर्माता इस बात से चिंतित भी थे। इसी वजह से उन्होंने आर्टिकल 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया। दोस्तों ये एक निरपेक्ष अनुच्छेद माना जाता है जिस पर कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं है। सर्वप्रथम वर्ष 1955 में दोस्तों अस्पृश्यता निवारण अधिनियम निर्मित होता है। सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू होता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना था, ये लागू है वर्तमान समय में। आर्टिकल 17 एक निरपेक्ष अनुच्छेद माना जाता है जिस पर कोई भी प्रतिबंध आरोपित नहीं है। सर्वप्रथम 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना था। वर्तमान में दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू है। अब हम आर्टिकल 18 की बात करनी चाहेंगे। आर्टिकल 18 दोस्तों उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सब उपाधियां नहीं होकर पुरस्कार है। इस वजह से आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये लीगल है। तो इसको लिख भी देते हैं एक बार। उपाधियों का अंत यानी कि राज्य शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। और आर्टिकल 18 के अनुसार ही दोस्तों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये उपाधियां नहीं होकर पुरस्कार है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। दोस्तों हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करते हुए कहता है कि राज्य शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 के अनुसार दोस्तों भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी उपाधियां नहीं होकर पुरस्कार है। अतः ये आर्टिकल 18 के अनुसार लीगल मानी जाती है। तो सारी जानकारी हमने किसके संबंध में चर्चा की है दोस्तों? समानता के अधिकार के संबंध में चर्चा की है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ पर्टिकुलर सेशन आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुँचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लेकर। जय श्री कृष्ण।